नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की एक खास चर्चा है नोएडा के निठारी कांड पर। इस घटना ने जब 18-19 बच्चों के महिलाओं की हत्या हुई थी, उस समय पूरे देश को, दुनिया को झकझोर दिया था। और ठीक अब 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। फांसी की सजा पाए हुए अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और उनकी सजा रद्द कर दी। इसके बाद से कई सवाल उठे और सबसे अहम सवाल ये था कि अगर बच्चों की हत्या, महिलाओं की हत्या इन्होंने नहीं की तो किसने की। और एक समय ऐसा भी आया जब दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। फांसी होने वाली थी 2014 में, और उसके बाद एक याचिका आती है, उसके बाद फिर ये मामला फिर से घूम जाता है। आज इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आईपीएस, पूर्व आईपीएस आर के चतुर्वेदी, जो आईजी इंटेलिजेंस से रिटायर हुए यूपी में, और गौतम बुद्ध के एसएसपी भी रहे। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर नमस्कार आपको। नमस्कार विनोद जी, धन्यवाद इस पे बुलाने के लिए। हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र अवाना जी, जो दिल्ली पुलिस में डीसीपी रहे हैं और अपराध के मामले में काफी एक्सपर्ट हैं। अमेरिका तक से पूरा स्टडी करके लौटे हैं और इनके बारे में बहुत जानकारी काफी रही है। तो मैं आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं। हमारे साथ जल्दी ही दिनेश शर्मा जुड़ने वाले हैं, जो नवोदय टाइम्स में है इस समय, और उस समय वो अमर उजाला में अपराध संवाददाता थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर ऐसी होती है जिससे बारीकी से पता लगे, तो सबसे पहले मैं, क्योंकि अवाना जी दिल्ली पुलिस में डीसीपी रहे हैं और नोएडा के मूल निवासी हैं और इस घटना को बारीकी से देखा है, सबसे पहले मैं अवाना जी से कहूंगा कि जो ये घटना घटी, अमूमन ये कहा जाता है कि परिस्थिति जन्य सबूत के आधार पर थी, और उसी को सीबीआई ने कोर्ट में रखा और कोर्ट ने उसी के आधार पर उनको फांसी की सजा सुनाई। 16 मामले थे, एक दो मामले तो है नहीं। क्या सब में गलती हुई? और इस तरीके से अचानक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से एक डिसीजन हुआ और उसमें उनको उनकी सजा माफ कर दी गई, रद्द कर दी गई, तो ये क्या हमारे पूरे सिस्टम पर, कार्यपालिका, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके तौर तरीके पर, पुलिस पर एक सवालिया निशान लगाता है? क्या कहना है मोना जी? जी विनोद जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और ये बड़ी अजीब सी बात है जी। कि फांसी की सजा पाए हुए 12 केसों में सुरेंद्र कोहली को छोड़ा गया जी। और 2 केस में मनिंदर पंथेर को छोड़ा गया। हम्म। अगर सबूत नहीं थे तो ट्रायल कोर्ट ने और सीबीआई जो कोर्ट था उसने इनको कैसे एग्जीक्यूशन की सजा दी? तो बहुत ताज्जुब की बात। कहते हैं कि सबूत नहीं है। सबूत क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 में रिकवरी होती है, क्या वो सबूत नहीं है? जो कन्फेशन स्टेटमेंट इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया है, क्या वो सबूत नहीं है? क्या डीएनए टेस्ट में जो मैचिंग हुई है वो सबूत नहीं है? क्या इनके यहाँ से जो साथ में नाला है उससे जो चीजें मिली है वो सबूत नहीं है? क्या वो रिक्शा वाला सबूत नहीं है कि जो छोड़ के आया था और बताया, क्या वो सबूत नहीं है? जो मोबाइल फोन जो है रिकवर होता है महाराष्ट्र के नंबर पर, वो बताता है कि सुरेंद्र कोहली ने बेचा। और कितने सबूत चाहिए? और ट्रायल कोर्ट को सारे सबूत मिले इन सारे केसेस में, और हाई कोर्ट को एक भी नहीं मिला।
अगर आपने टेक्निकल ग्राउंड पे ही ढूंढ ढूंढ कर किसी को छोड़ना है तो उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम्म, हाई कोर्ट है, उस पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। हम्म, परंतु क्या ये सबूत नहीं है? अगर हम्म, आप ढूंढते रहें कि टेक्निकल कुछ डिस्क्रिपेंसी मिल जाए और उसके आधार पर छोड़ दें, हम्म, बड़ी अजीब सी बात है। आप पंथेर के बारे में मैं मान सकता हूँ कि नहीं होगा, पर हम्म, सुरेंद्र कोहली के बारे में क्या नहीं है? स्टेटमेंट है, उसका नार्को टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, हम्म, सब में ये सफिशिएंट है, और एक ही झटके में इनको छोड़ दिया। हम्म, ये जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ना, हम्म, कि मैंने तो छोड़ना है। आप किसी भी केस को ले लें और उसमें ढूंढें तो आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा, उसको आधार बनाए और ट्वीट कर दें। अगर हम्म, ये ऐसा है तो हम्म, इतने लोगों की हत्या कैसे हुई है? नाबालिग बच्चियां, हम्म, केवल इस सारे केस में एक बालिग थी, बाकी हम्म, सारे नाबालिग थी। हम्म, और ऐसे ऐसे ये जो 308 पेज का डिसीजन आया है कोर्ट का, उसमें ये तो कहा है कि ऑर्गन ट्रेड जो है उस एंगल को जो है नहीं देखा गया। हम्म, अरे ऑर्गन ट्रेड में जब वो ऑर्गन ही उसको वहां मिल रहा है पॉलिथीन में, तो हम्म, ट्रेड काहे का था? हम्म, क्या एंगल एग्जामिन करती पुलिस? हम्म, शुरू में नोएडा पुलिस ने किया, उसके बाद सीबीआई ने किया, और काफी बारीकी से जांच की। और हम्म, उसके बाद क्योंकि पुलिस तो सबका सॉफ्ट टारगेट, हम्म, ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर दे, हाई कोर्ट छोड़ दे, तो भी पुलिस की गलती है। हम्म, ना ट्रायल कोर्ट की गलती है, ना किसी और की गलती है। हम्म, किस तरह से, कितनी मुश्किल से सबूत जुटाए जाते हैं, एविडेंस जुटाए जाते हैं। हम्म, ये बड़ी अजीब सी बात है। हम्म, सबने किया, अच्छा काम किया, हम्म, पर फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। कहता है बेसिक नॉर्म्स जो हैं वो वायलेटेड है। कौन सी बेसिक नॉर्म वायलेट हुई हम्म, है? किस तरह से, कितनी मुश्किल से फॉरेंसिक की टीम वहां पे मौजूद है, हम्म, फॉरेंसिक के लोगों ने तो उसको कनेक्ट किया है, हम्म, सारी चीजें। तो अगर ये किया और उद्देश्य उसका बिल्कुल क्लियर है, किस हम्म, उद्देश्य से ये हत्याएं की गई, हम्म, मतलब आप ये देखें कि 302 का कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सेक्शन 300 में डिफाइन किया आईपीएस आईपीसी का, जो हम्म, पूरा नहीं किया गया। हम्म, बड़ी अजीब सी बात है। हम्म, और कहते हैं कि साहब ये और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी केस है, सब हम्म, कुछ है। एक हम्म, नहीं, पूरे 12 केसेस में आपने छोड़ा, एक को दो में छोड़ा। उसने हम्म, सब कुछ किया है, कन्फेस भी किया है, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी है, सेक्शन 27 में रिकवरी भी है। और हम्म, एविडेंस होता क्या है? मेरी तो यही बात समझ में नहीं आता है। आज इतने साल की सर्विस के बाद मैं रिटायर हो गया, मुझे इतना अनफॉर्चुनेट लगता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। हम्म, कोई बोले तो कंटेम्प्ट हो जाता है। अपनी जुबान चुप रखो। आम आदमी को अगर न्याय नहीं मिला तो उसका सबसे बड़ा दोषी केवल पुलिस हम्म, है, और नहीं कोई भी। हम्म, पुलिस ने नहीं किया जी। हम्म, ऐसे कैसे हुआ है ये? अब ये जाएंगे, आगे जाएंगे। मैं इन विक्टिम की फैमिली के कई लोगों का सुन रहा था कि एक जी, का प्लॉट था, हम्म, 60 गज का प्लॉट, हम्म, उसने 30 गज प्लॉट बेच के बेचारे ने पैरवी में लगा हम्म, दिया विक्टिम ने। किस तरह का विक्टिम का प्रोटेक्शन है, किस तरह की ये व्यवस्था है? ये देख के बड़ा अफसोस होता है विनोद जी। हम्म। मैं आपसे अभी करेंगे, हम चतुर्वेद साहब से बात करेंगे। चतुर्वेदी जी, आपने चूंकि नीचे से ग्राउंड लेवल से काम किया और अब हायर लेवल तक पहुंचे आप, और इस स्थिति में आप देख रहे होंगे ऐसे, क्योंकि इसमें दोनों तरह का रियरेस्ट केस है। मतलब पहली बार ऐसे मामला मिला जिसमें 12 मामलों में फांसी की सजा हुई और दूसरे को फांसी की सजा हुई, और
ऐसा ही है जिसमें दया याचिका खारिज हो जाती है, राष्ट्रपति कर देते हैं और उसके बाद भी उनको बाकायदा हाई कोर्ट बरी कर देता है। ये भी रेयरेस्ट केस है, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा देश में कोई केस आया होगा। तो क्या लगता है कहीं जांच एजेंसियों की जांच में खामी है, पुलिस की व्यवस्था में खामी है, या न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है? जी, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं नवोदय टाइम से, हम उनसे भी बात करेंगे। नवोदय दिनेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। अभी आवाज शायद नहीं विनोद आ जी, रही। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी। विनोद जी देखिए, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है जी। वो कहीं ना कहीं पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हम्म। अगर लोअर कोर्ट सही थी हम्म। तो उसने सही फैसला दिया, तो हाई कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया? और हम्म। अगर हाई कोर्ट ने छोड़ा है तो लोअर कोर्ट ने कैसे फैसला दिया है? हम्म। तो जैसा कि इंज की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये हम्म। ये भी थोड़ी बहुत बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है जी। कि इस घटना में जो शुरुआती स्तर पे जो कार्रवाई होनी थी हम्म। उसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही थोड़ी बहुत हुई थी। लेकिन हम्म। बाद में पुलिस और सीबीआई ने सारी हम्म। चीजों को इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने सहमत होते हुए फांसी की सजा सुनाई। हम्म। तो रेयर केस था और सारे कनेक्टिंग एविडेंस थे। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नहीं थे, हम्म। लेकिन उसके बाकी जितनी चीजें एविडेंस एक्ट में लिखी हुई हैं, जैसा उन्होंने कहा 27 सेक्टर 27 सेक्शन 27 की रिकवरी है, जी। मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन है। तो हम्म। कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल न्याय व्यवस्था पर ही उठता है, हम्म। जो इस आज भी इस सिद्धांत पे काम कर रही है कि 99 दोषी भले छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना होने पाए। हम्म। और उस इस सिद्धांत को करने में वो 100 के 100 को भी छोड़ने वाली स्थिति बन रही है। हम्म। तो सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में सुधार करने की, जुडिशियल सिस्टम में सुधार करने की। हम्म। दसियों साल 20 साल मुकदमे चलते हैं और उसके बाद यही होता है, दया याचिका खारिज होने के बाद आदमी को ऐसा बरी कर दिया कि मतलब अब वो कोई दोषी ही नहीं था। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ठीक है, अगर इसने नहीं किया तो किसने किया। आखिर हम्म। बच्चे तो गए। और हम्म। वही लूप होल्स का फायदा उठा करके कि भाई ठीक है, आप आर्गन ट्रेड का आपने पता नहीं लगाया। अरे नहीं लगाया तो नहीं लगाया, लेकिन जब आर्गन वो पका के खा गया, उसका सबूत है और वो कन्फेशन कर रहा है, हम्म। उसको उसने यूज कर लिया, कहाँ से आर्गन की ट्रेडिंग होगी? हम्म। तो मेरी राय में शुरुआती तौर पे जरूर कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशंस में एफआईआर करने में बड़ी दिक्कतें आई, और हम्म। उसका जिन लोगों ने ऐसी गलती की थी उन्होंने उसका नुकसान उठाया। हम्म। लेकिन तो ओवरऑल अगर कुछ इसका निष्कर्ष निकालें तो मेरी समझ में यह न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और हम्म। हमारे देश के हमारी जो न्यायपालिका है, जो ऊंचे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, हम्म। उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर एक आदमी जो रिक्शा चला करके दिहाड़ी करके ड्यूटी कर करके अपने मतलब अपने मुकदमे की पैरवी कर रहा है, वो हम्म। कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर पाएगा? हम्म। तो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। और जो मैंने सबसे पहले बात कही कि ये फैसला जो है पूरी न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है, और इसको ये डिस्कशन होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, और शायद यहीं से इस न्याय व्यवस्था में सुधार होने की कोई गुंजाइश शुरू हो। जी जी। दिनेश जी आप सुन रहे हैं आवाज? दिनेश जी कनेक्ट हो पाए हैं? दिनेश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं दिनेश जी। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज बताइए सर, कि सुधार जो है इस समय पुलिस व्यवस्था में भी हो रहा है, जांच एजेंसियों की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें भी चेंज हो रही है, क्योंकि अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जो न्यायिक सिस्टम है उसमें भी उसी स्पीड से बदलाव हो रहा है, जजों को उस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है? क्योंकि नए वकीलों को, जो भी थोड़े बहुत वकील है डायरेक्ट जज भी बनते हैं, उनमें बहुत सारे कुछ अनुभव के आधार पर जज बनते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि पूरी न्यायिक प्रणाली में, लेकिन सुधार की जो बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है वो पैसे वाले उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय आम आदमी के हिसाब से न्यायिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा भाई। आप देखिए, यही यहीं पे उठा के देख लीजिए कि जो आदमी, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि हमारी तो व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। हम्म। आप बहुत सारे मामलों में आप देखिए उठा करके कि हम्म। साहब 3 महीने की कैद या 5,000 रुपया जुर्माना,
बहुत सारे में सजा है। जी जी। इसका मतलब अगर 5,000 रुपए हैं तो मैं 3 महीने जेल नहीं काटूंगा। बिल्कुल। अगर मेरे 5,000 रुपए हैं तो मैं जुर्माना जमा करके घर जाऊंगा। और अगर मेरे पास 1,000 रुपए नहीं होंगे तो मैं जेल नहीं काटू, नहीं होंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो हमारी जो व्यवस्था ही ऐसी है, जिसके पास पैसा है उसके लिए कुछ और कानून है। अब अच्छे एडवोकेट मिल जाएंगे, पूरी व्यवस्था उसके लिए साथ हो जाएगी। तो इसीलिए पूरी न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अभी भी हम बाकी जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या पुलिसिंग, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, सब उसके साथ हो रहा है, लेकिन न्याय व्यवस्था में अभी तक इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं, कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा है। और परिवर्तन भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक्स में करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। तो जरूरत इस चीज की है कि जिस तरह से बाकी जगहों में सुधार हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। खाली पता चला कि आप इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी है, केस स्टेटस पता लगाएं, ये सुधार नहीं है। सुधार ये होगा कि आप पूरी व्यवस्था में अपनी सोच में बदलाव करें, उसकी जरूरत। और सबसे बड़ी बात कहूं, किसी भी कानून व्यवस्था में, किसी भी अपराध में भय सिर्फ दंड का होता है। अगर दंड का भय ना हो तो फिर कोई कानून कुछ नहीं, फिर तो आदमी मनमानी करे। तो अगर दंड से ही इस व्यवस्था की कमियों से लोग दंड से बचते फिरेंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था में फिर अव्यवस्था उत्पन्न होती, जगह जैसा जगह जगह मॉब लिंचिंग और बहुत सारी चीजें इसी तरह से हो रही। तो अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो फिर लॉलेसनेस की तरफ स्टेट जाएगा, देश जाएगा। तो जरूरत सचमुच, जब बाकी जिस तरह बाकी अन्य जिन व्यवस्थाओं में, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था में भी उसी तरह के बदलाव शुरू करने की जरूरत है। सर एक बात बताइए, जैसे ये मामला तो है ही है, आरुषि कांड में भी यही हुआ था। आरुषि कांड में जो सीबीआई ने जांच की थी, उसके बाद भी उसमें कोई खास वो नहीं मिल पाया, और वो दोनों तो जिनको उन्होंने दोषी ठहराया वो जेल से बाहर है। तो आखिरकार उस लड़की को मारा किसने था, वो भी ऐसा ही था मामला, उसमें भी सीबीआई ये फेल हो गई थी। सबसे बड़ी चीज, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। जी जी। थोड़ा सा हम पुरानी चीजें हैं। हाँ। एजुकेशन में प्रोफेशनलिज्म की कमी रही है, हमेशा रही है। आरुषि का ठीक बाद ही मैं वहां पोस्ट करता तो बहुत कुछ चीजें मैंने नजदीक से देखी। भले सीधे प्रत्यक्ष नहीं संबंध रहा, सीबीआई को चली गई थी। घटना स्थल पे किसी भी उसमें सबसे शुरुआती जो लोग पहुंचते हैं या शुरुआती जो काम होता है, वो असली इन्वेस्ट, जो साक्ष्य सबूत, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक, व्हाटएवर जो कुछ भी मिलते हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों को मिलते हैं। और उसी कांड में सारा मैश हो गया जी। और इसमें मुकदमा इतने दिन बाद कायम हुआ कि बहुत सारी चीजें ठीक है, बाद में सीबीआई ने, सिविल पुलिस ने जोड़ तोड़ करके सारी चीजें इकट्ठा किसी तरह से कर ली, मेहनत किया, बहुत कुछ किया, तब जाकर के इकट्ठा हुई। लेकिन जो चीज नेचुरल कैसे मिल सकती थी, वो आरुषि कांड में भी मिसिंग हुई, और वही इसमें आपके निठारी कांड में भी। तो दोनों में जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की कमियां थी, शायद उन्हीं का फायदा सिस्टम ने उठा लिया, जुडिशियल सिस्टम में। भाई जाहिर सी बात है कि निठारी कांड में या जिस भी किसी कांड की बात करिए, तो सरकार की तरफ से तो सरकारी वकील साहब लोग रहे होंगे, और जो अभियुक्त गण हैं उन्होंने सबसे अच्छे बेस्ट वकील किए होंगे। और वकील का काम ही यही है कि जो उसके पक्ष में है उसको इतने अच्छी तरह से परोस दे कि जो वास्तविकता है वो छिप जाए। तो इन्वेस्टिगेशन की जो में प्रोफेशनलिज्म की शुरुआती कमियां, चाहे वो निठारी कांड की हो चाहे आरुषि कांड की हो, उसका लाभ अभियुक्त और अभियुक्त के पक्ष के लोगों ने पूरी तरह से उठाया। और वो कमी प्लस हमारा जो जुडिशियल सिस्टम की कमियां है, जुडिशियल सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर कोई गिलाने बैठे तो पूरी किताब लिख देगा। वकील साहब नहीं आए, जब मतलब गवाही तब तक नहीं होगी जब तक अगला गवाह टूट नहीं जाएगा, तब तक वो किसी वक्त उस बीमारी पे तारीख ले लेंगे कि वकील साहब नहीं है, तो पता चला आज जज साहब नहीं है, तो आज फलाने नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती कमियां थी वो, और लीगल सिस्टम में जो हमारे लूप होल्स हैं, उन दोनों का फायदा उठा करके ये
दोनों केसों बहस हो गए बिल्कुल। अब एक नया सवाल ये पैदा होता है कि जैसे गवाही की बात आती है हर बार, मैं अवाना जी से पूछूंगा कि जैसे गवाही की बात आती है तो आजकल जब कोर्ट में भी सीधा वीडियो से लाइव प्रसारण हो रहा है कोर्ट में सुनवाई का, तो जो गवाह होता मतलब पहले ही बार जो अभियुक्त होता है उसका लिए कोई इस तरह के कॉन्फेक्शन रूम बने जिसमें उसका पहला बयान वीडियो रिकॉर्डिंग हो और साथ में वहां पे कोई मजिस्ट्रेट हो या कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी हो, ताकि उस बयान को बाद में अगर क्रॉस चेक भी करना हो कोर्ट में उसको भी रखा जाए, साथ में जब वो सामने खड़ा हो तो वो ये कहा जाए कि भाई बताओ जो जो ये बोला है। तो जो ये कहा जाता है कि पुलिस जो प्राइमरी जांच करती है, प्राइमरी पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है उसको कोर्ट नहीं मानती है, तो इस पर भी कुछ बदलाव की जरूरत है कि क्योंकि जब अब जैसे कमिश्नरी सिस्टम है अपने यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, और यहाँ पे जो डीसीपी है उनको मजिस्ट्रेटी पावर मिली हुई है तो क्या इस तरह का हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा जो आज की डेट में देख रहे हैं कि गवाह के आधार पर फिर बाद में गवाह को धमका देते हैं, तो इनको रिकॉर्डिंग करके इनके बयान को बाकायदा वो रिकॉर्ड भी रहेगा, पुलिस की भी सिरदर्दी कम रहेगी, वकील भी अगर जरे करेगा तो उस आधार पर करेगा। क्या कहेंगे अवाना जी? विनोद जी, अभी जहाँ चेंज की बात है, ये जो हमारे 3 मेन एक्ट हैं, जी। इंडियन एविडेंस एक्ट, हाँ। इंडियन पेनल कोड हम्म। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जी। ये तीनों के तीनों जब 1857 में विद्रोह हुआ था जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का हम्म। राज था, हाँ। और इस विद्रोह के बाद हम्म। जो ब्रिटेन के क्राउन है उसका राज आया, तो जी। ये लगभग 1860, 61, 62 इसमें पुलिस एक्ट भी बना और ये तीनों एक्ट भी मेजर बने। हम्म। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने पुराने हैं। ना उस जी। वक्त टेक्नोलॉजी थी, ना कोई बिल्कुल। वीडियो था, ना कुछ हम्म। था। आज जी। ये तीनों ही एक्ट जो है नाकाफी, और हम्म। इसको मद्देनजर रखते हुए हम्म। जो बलराज चौहान की जी। कमेटी बनी, हम्म। उसने ड्राफ्ट किए हैं अगले 3 नए इनकी जगह और कानून, हम्म। और वो कानून पार्लियामेंट में रखे गए पिछले दिनों और हम्म। अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है, हम्म। जिसमें ये जो वीडियो, अभी भी जैसे कोरोना का जिक्र हुआ तो जी। उस वक्त जो है वीसी चला था, पर हाँ। वीसी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए था। जो हम्म। छोटी मोटी चीजें थी, जो प्रोसीजरल चीजें थी, उनके लिए वीसी का इस्तेमाल हुआ। हम्म। आज भी उसको, विटनेस को फिजिकली कोर्ट हम्म। में आना होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन आई टू आई कांटेक्ट पे होता है। हम्म। पर जो नया जो प्रपोज लॉ है उनमें हम्म। ये सब बातें, चाहे विटनेस हो, हम्म। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, चीफ स्टेटमेंट हम्म। हो, हम्म। वो सब जो है वीसी के थ्रू होगा। हम्म। और उसमें जो एविडेंसेस हैं, जैसे आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर अंबार लगा रहता है, हम्म। एक्सीडेंट की गाड़ियां या दूसरी जो गाड़ी पुलिस हम्म। पकड़ती है, हम्म। और वो वहां पड़ी पड़ी जो है सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, हम्म। और उनका डिस्पोजल नहीं होता। तो हम्म। उसके लिए अब ये होगा नए लॉ में कि उसकी वीडियोग्राफी कर ली, और हम्म। वीडियोग्राफी ही दिखाई जाएगी जो वेरीफाइड होगी हम्म। कोर्ट के सामने। उन हम्म। चीजों को छोड़ दिया जाएगा, ये अंबार और ये जो कबाड़ लग जाता है ये हम्म। नहीं होगा। हम्म। तीसरी बात, अभी तक जो वीडियो और साइंटिफिक एविडेंस जितने भी हमारे थे, जी। वो सेकेंडरी एविडेंस थे, हम्म। सब्सटेंटिव नहीं। हम्म। अब मान लिया जाए, हम्म। एक बेसिक रूल है आज के जो इंडियन एविडेंस जिसके तहत हम ये व्यवस्था भी चल रही है, तो पुरानी वाली मैं कह रहा जी। हूँ, उसमें कोई भी एविडेंस अनटिल एंड अनलेस हम्म। corroborated by the statement of some witness हम्म। नहीं होगा तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, हम्म। चाहे कोई भी किसी भी तरह का साइंटिफिक एविडेंस हो, हम्म। उसमें गवाही की जरूरत है। हम्म। अब जैसे ये केस है हम्म। पिठारी वाला, जी। इसमें आई विटनेस आप कहाँ से लाएं, हम्म। कहाँ से कॉर्पोरेट करें?
बिल्कुल। तो अब जो नया एक्ट है उसमें ये जितने भी हमारी ऑडियो है, विजुअल है, हम्म। इनको भी सब्सटेंटिव कैटेगरी में रखा हम्म। जाएगा। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं, पर इस लॉ में आने में अभी हम्म। समय लगेगा। ये खामियां दूर हो जाएंगी, हम्म। क्योंकि 100-150 साल से पुराना हम्म। कानून है। वो कानून उस वक्त के लिए ठीक था जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हम्म। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम्म। परंतु आज तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हो गया, और हम्म। जो टेक्नोलॉजी के एविडेंस हैं वो बड़े सॉलिड हैं, हम्म। उनको मानने में क्या हर्ज है। हम्म। तो ये सब होगा, और एक हम्म। रिटायर्ड लोगों के लिए भी अच्छा होगा इस नए कानून में, हम्म। कि अभी तक ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद अपनी एविडेंस पे जाते रहते हैं, पीछे तक भी उनको खींचते रहते हैं। हम्म। उसमें उन्होंने कहा भाई ये तो फॉर्मल विटनेस होते हैं पुलिस के जो लोग हैं, हम्म। इनका कोई वो तो कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मल विटनेस है। तो हम्म। जो भी अब इन सर्विस होगा वो हम्म। गवाही देगा। हम्म। जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं उनको बार बार दुखी नहीं किया जाए अच्छा। कोर्ट में। तो जी। ऐसे बहुत सारे इसमें सुधार हैं, हम्म। बहुत सारी चीजें हैं हम्म। जो की गई हैं, जो उसकी खामियां थी उन खामियों को दूर किया। अब मैं एक बात कहता हूँ जी। कि अक्सर देखिए, जो कन्विक्शन होती है ये पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। हम्म। पुलिस भी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, हम्म। जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो भी हम्म। इसका हिस्सा है, हम्म। और जुडिशरी भी इसका हिस्सा है। हम्म। पर कहीं भी कुछ भी फेल हो या किसी की भी गलती हो, हम्म। वो आके बिल्कुल। गिरती है पुलिस को। हम्म। मैं एक बड़े चर्चित केस को जानता हूँ दिल्ली में, जी। जी। जिसमें वो नीचे के कोर्ट ने हम्म। उसको इक्विट कर दिया। हम्म। तो तुरंत जो है प्रोसिक्यूशन ने लिख के भेज दिया, भाई आईओ ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया। हम्म। और हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए थे पुलिस में, उन्होंने फटाफट आईओ के खिलाफ शो काज नोटिस सेंश्योर का दे दिया। हम्म। उसके बाद अपील की, हायर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया हम्म। इन कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा। तो उधर से अप्रिसिएशन लेटर आ गया, उन्होंने हम्म। कहा कि भाई बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन, हम्म। हमने उठा के उसको रिवार्ड कर दिया। हम्म। वो दोनों चीजें लेके आ गया आईओ, हम्म। एक रिवार्ड और एक पनिशमेंट। हम्म। कहता जनाब कौन सा ठीक, इससे हम्म। मॉकरी ऑफ द सिस्टम। हम्म। हम इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है। बिल्कुल। आज ट्रायल कोर्ट में जितने स्टेटमेंट होते हैं, जितने एविडेंस एप्रिशिएट होते हैं, वो सब ट्रायल कोर्ट में होते हैं। हम्म। हाई कोर्ट में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ हम्म। नहीं होता है। वो तो लॉ पॉइंट पे बात करता है। हम्म। मेरी समझ में नहीं आता, ट्रायल कोर्ट ने 12 केसों में, ये 19 केस थे, घटते घटते और 14 केस रह गए, इनमें सब में जो है उस उनको दोषी पाया। और दोषी भी क्या है, जो हाईएस्ट पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी उसको दी, और वो एकदम बरी कर दें। क्या हम्म। कोई एविडेंस नहीं है? ना तो ये फॉरेंसिक जो एविडेंस है ये किसी काम का है, ना जो लोगों ने बताया कि मेरी बच्ची इसके यहाँ आई थी और उसके बाद नहीं आई, उसका कोई मतलब है, ना हम्म। उनके जो कपड़े मिले उनका कोई मतलब है, ना डिस्क्लोजर का कोई मतलब है, हम्म। ना सेक्शन 27 का कोई मतलब है। हम्म। तो अगर आपने ये ठान ही लिया है कि मैंने कोई टेक्निकल फ्लॉ निकाल के उसको छोड़ना है, तो आप छोड़ सकते हैं। हम्म। यू हैव द पावर्स, यू हैव द डिस्क्रिमिनेशन, आप जो मर्जी करें। हम्म। पुलिस वाले को तो आप रिवार्ड देंगे तो वो बेचारे को एक्सेप्ट है, उसी केस में अगर सजा देंगे तो भी एक्सेप्ट है, कि हम्म। कोर्ट में भी सुनता है, और सारे लोग जो लिखते भी हैं। क्योंकि हम्म। अगर आपने कोर्ट के खिलाफ लिखा किसी जर्नलिस्ट ने, तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, और कंटेम्प्ट भी उसी की कोर्ट में होगा। हम्म। इससे बिल्कुल। ज्यादा अगर अकाउंटेबिलिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक ऑर्गन की है, तो फिर और की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम्म। व्हाई दे आर बीइंग स्पेयर्ड? हम्म। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे इस नाम पे? और इसी का कारण है कि हमारा कन्विक्शन रेट
बहुत डाउन है, और कन्विक्शन रेट नीचे होता है। आज क्रिमिनल क्या कहता है, जो अच्छा सबका वेल नोन क्रिमिनल है, जिसने दुनिया भर के काम किए हुए हैं, वो कहता है, पुलिस से सिफारिश कराता है पुलिस को कि मेरा जो है चालान कर दो। चालान करने का मतलब क्या है कि जेसी में भिजवा दो, वहां मेरे लिए ठीक है। पुलिस से डरता है, पीसी से डरता है, जेसी चाहता है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जब नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आता है तो उसको जुडिशरी ही टर्न डाउन कर देती है। बिल्कुल। तो कहां से अकाउंटेबिलिटी आएगी इस सिस्टम में? बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं चतुर्वेदी साहब, आप एक बात बताइए कि अब सीबीआई को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसी स्थिति में आ गई है अब सीबीआई भी कि उसकी साख पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब फांसी की सजा को रद्द कर दिया, तो अब सीबीआई को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ गए, अगर इन्होंने नहीं मारा तो किसने मारा, ये तो सवाल बना रहेगा जब तक इसका पूरा जवाब नहीं मिलेगा। देखिए, बड़ी सीधी बात है इसमें सीबीआई को और स्टेट को, इसमें क्योंकि स्टेट की भी प्रतिष्ठा दांव पे। सीबीआई तो ठीक है, जांच एजेंसी है, लेकिन वो स्टेट की जांच एजेंसी, मतलब देश जी की जांच एजेंसी, पूरे जी जी। सिस्टम को, इनको इसके में प्रॉपरली इसको ये अपील में जाना चाहिए और अपील में अच्छी तरह से पैरवी की जानी चाहिए उन हम्म चीजों को उसमें करते हुए जिन कमियों का फायदा उठा करके हम्म हाईकोर्ट को छोड़ा है, उनका हम्म सही जवाब बनाते हुए और उसका सही, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो ऐसे नहीं दे दी होगी, वो भी हम्म 12 केसेस में केवल सुनी हम्म सुनाई बातों पे थोड़ी सजा हुई होगी। जैसा हम्म कि अमाना जी बता रहे हैं कि इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं, रिकवरी है, कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस हैं, कुल मिलाकर के अगर लोअर कोर्ट ने सजा दी है तो इतना उसमें जरूर होगा कि अपील में पुनर्विचार सुना जाए उसको, और मतलब प्रॉपर पैरवी करके ये सुनिश्चित कराना पड़ेगा कि जो बच्चे मरे हैं, बच्चे तो चले गए, उनको इंसाफ मिले, उनके माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि वो हम्म जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर पाए या पैरवी कर पाए। तो हम्म इस जिम्मेदारी को यही और स्टेट को ही उठाना पड़ेगा। हम्म तो इन्हें निश्चित रूप से इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, अपनी बेस्ट लीगल टीम लगा करके इसमें अपील में जाना चाहिए इनको, और न्याय तो तभी मिलेगा जब उन दोषियों को सजा मिले। एक चीज और आती है, 17 साल हो गए इस मामले को, और ऐसे लंबे केस हैं जिनमें एक गरीब आदमी, जैसे अभी अवाना जी ने बताया कि एक आदमी ने अपना 60 गज में से 30 गज जमीन बेच के मुकदमा लड़ा, तो गरीब आदमी कब तक लड़ेगा मुकदमा? 17 साल केस लड़ना और उसके बाद अभियुक्तों का बरी हो जाना, ये उन लोगों की नजर में, हमारा पूरे लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो तीन है, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, उसमें तीनों पे मतलब इस तरह का लगता है कि भाई उनके लिए तो कहीं सब जगह अंधेरा है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल फिर न्यायपालिका पर ही है। हम्म कार्यपालिका ने तो अपना काम किया, हम्म जिस तरह भी किया, जो भी किया उन्होंने, और इतनी अच्छी तरह से किया कि लोअर कोर्ट, जहाँ की सारा सिस्टम गुजरता है, जहाँ गवाही होती है, जिरह होती है, बहस होती है, सारी चीजें होती हैं, हम्म तो हमारी जो कार्यपालिका है, जो हमारी पुलिस एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, उन्होंने अपना कार्य बहुत बखूबी किया, बहुत अच्छी तरह से किया, जिसका परिणाम ये रहा कि उन्हें लोअर कोर्ट से 12 मामलों में उसको और 2 मामलों में पंढेर को सजा हुई। हम्म तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, और मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ करके सामने बात करें, हर एक इवन रिक्शे वाले के भी दिमाग में ये हम्म सवाल उठ रहा है कि भाई अगर ऐसे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम्म अब ये है कि इसको घर होकर के कोई नहीं कह सकता। हम्म जुडिशरी का मामला है, कल को नोटिस इश्यू हो जाएगी, तलब हो जाएंगे, हम्म और लोकतंत्र में वही जज और वही दोषी और वही जज, हम्म उनके मामले में वही सुनवाई करेंगे, जबकि ये नॉर्मल, जो एक कहते हैं ना कि नेचुरल जस्टिस में ये बिल्कुल गलत चीज है। हम्म तो कुल मिलाकर के सुधार की जरूरत न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में,
और अवाना जी ने बताया कि बहुत सारे जो इसमें सुधार हो रहे हैं, जो नए ड्राफ्ट हुए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के, इससे चीजों में बदलाव आएगा, लेकिन वही कहीं फिर न जुडिशरी टांग अड़ा दे, इसका खतरा बना रहेगा। तो जब तक मतलब सवाल सबसे बड़ा फिर वही न्यायपालिका पर ही है। विधायिका कार्यपालिका ने तो अपना काम किया, कानून विधायिका ने बनाया, कार्यपालिका ने एग्जीक्यूट किया, उनको वहां तक सही जगह तक पहुंचाया और प्रथम दृष्टया वो प्रमाणित भी हुआ है, फांसी भी हुई। अब ये है कि कमियों का फायदा उठा करके इन कारणों से हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, ये किसी सामान्य आदमी की समझ के बाहर की। बहुत आप लोगों ने बहुत जबरदस्त चर्चा इस मैं पे की विनोद है। जी एक बात मेरे पास समय और सर कहना चाहता 30-40 सेकंड का है, उसमें अपनी बात समाप्त, क्योंकि अब हूं। समाप्त होने जा एक रहा है। बात मैं कहूंगा जी जी। कि सुरेंद्र कोहली को फांसी होने वाली, हम्म। सब तैयारियां मेरठ में हो गई। हाँ डासना जेल से मेरठ में इसको शिफ्ट कर दिया। हाँ। सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। हम्म। इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट है, जी। वो गई चीफ जस्टिस के पास, हम्म। सीजेआई के पास गई, और वहां जाके उन्होंने जो कहा कि साहब अभी तो सुरेंद्र कोहली के बहुत सारे मामले जो हैं लंबित हैं, तो जब तक वो डिसीजन ना हो इसकी ये फांसी ना लगाई जाए। इस आधार पे वो फांसी छोड़ दी, बिल्कुल बिल्कुल उसमें और कोई लकुना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अब समाप्त आज होने वाला केस है का क्या हुआ? जी जी जी। फिर आगे चर्चा हम जारी रखेंगे, इसी तरह के कोई आगे भी आएगा एपिसोड। आज की चर्चा यही हम समाप्त करते हैं। आप